सर मैं मेल नर्स शाहिद हूँ। सर मेरा ये सवाल है, ओवरडोज की सूरत में घर में क्या किया जाए? ओवरडोज होने की सूरत में एक तो ये कि आपको ये पता रहे, कोशिश ये करनी चाहिए कि ये पता हो जाए कि कितनी दवा ली गई है, क्योंकि जो ट्रीटमेंट होता है वो डिपेंड करता है कि दवा कितनी खाई गई है और कितनी देर हो चुकी है। ये दो चीज़ें अगर आपको मालूम है तो इसमें बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट में फ़ायदा होता है, डॉक्टर को भी और घर में भी। अगर आप फर्स्ट एड दे रहे हैं, अगर इनिशियल मूवमेंट्स हैं, तो उसमें आपकी फ़र्स्ट एड बहुत कारगर साबित होगी। और अगर 10 से 12 घंटे गुजर चुके हैं, किसी ने गोलियां खा ली हैं और किसी को खबर नहीं है, 10 से 12 घंटे गुजर चुके हैं, तो उसमें बहुत मुश्किल है कि आप घर पे कोई अमल ऐसा कर सकें। कोशिश ये करनी चाहिए, देखें ये भी फर्स्ट एड का एक हिस्सा है कि प्रॉपर हॉस्पिटल में उसको प्रॉपर टाइम में पहुंचा दें पेशेंट को। अगर आपने प्रॉपर टाइम में नहीं पहुंचाया, अपनी कोशिशों में लगे रहे, तो उसके मुज़िर असरात मज़ीद मुरतब होते रहेंगे। और कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जो कि 12 घंटे तक भी स्टमक में रहती हैं, जैसे सैलिसैलेट है, एंटी डिप्रेसेंट है और एंटी स्पाज्मोटिक है। अगर ये ली गई हैं, आपको पता चल गया इन दवाओं का कि एंटी डिप्रेसेंट बहुत कॉमनली यूज़ होती हैं, लोग अक्सर ये खा लेते हैं खुदकुशी अटैम्प्ट करने के लिए, डिप्रेशन में होते हैं खा लेते हैं, ओवरडोज कर जाते हैं। तो ये दवाएं जो होती हैं, ये अगर स्टमक में पड़ी हुई हैं और आप 8 घंटे में पेशेंट से कांटेक्ट में आए हैं, आपको 8 घंटे हुए हैं पेशेंट का पता हुए, तो अगर आपके पास 4 घंटे अभी भी मौजूद हैं, आप उसको हॉस्पिटल में ले जाइए, उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट दिलवाइए। फर्स्ट एड के तौर पे आप घर पे ये कर सकते हैं, उसको बहुत सारा पानी पिलाइए। पानी पिलाने के बाद आप कोशिश ये होनी चाहिए कि उसको वॉमिटिंग हो जाए। जब बहुत ज़्यादा पानी पीते हैं तो उसके बाद वॉमिटिंग होने के चांसेस हो जाते हैं, क्योंकि ड्रग भी कुछ ना कुछ एब्जॉर्ब हो चुकी होती है। उसके साइड इफ़ेक्ट में भी नोज़िया, वॉमिटिंग, ये उसके साइड इफ़ेक्ट में ही होता है। तो वॉमिटिंग पेशेंट को बहुत आसानी से हो जाती है, तो लॉट ऑफ वाटर दें पेशेंट को ताकि वो वॉमिटिंग करे और इस वॉमिटिंग के नतीजे में उसका स्टमक ऑटोमेटिकली वॉश हो जाएगा, तो जो रही भी दवा है वो बाहर आ जाएगी। तो घर पे आप यही काम कर सकते हैं। इसके अलावा चारकोल होती है, एक ऐसी चीज़ है जो अगर आप उसको खिला दें तो वो जो रही हुई ड्रग है स्टमक में, वो उसमें एब्जॉर्ब हो जाएगी। राइजेंस होते हैं, वो भी इसी तरह के होते हैं, जो आप अगर दे दें तो वो उस दवा का इफ़ेक्ट कम इस तरह करते हैं कि वो उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं और चिलेट कर लेते हैं। ये सब चीज़ें इसीलिए होती है कि दवा कम से कम स्टमक में एब्जॉर्ब हो, और जब कम से कम स्टमक में एब्जॉर्ब होगी तो उसके मुज़िर असरात कम से कम मुरतब होंगे। लेकिन ये सब करने के बाद आप सिर्फ फर्स्ट एड पर इल्तिफा ना करें, उस मरीज़ को जिसने गोलियां खाई हुई हों उसको अस्पताल पहुंचाएं और उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट की तरफ लेके जाएं। मेरा नाम डॉक्टर फैसल है। सर मेरा सवाल ये है कि स्टमक वॉश के अलावा भी कोई और तरीका इलाज है जिससे मरीज़ की जान को बचाया जा सके? जी हाँ, स्टमक वॉश के अलावा, स्टमक वॉश तो आपने ये किया कि जो लोकल दवा पेट में गई थी आपने वो निकाल दी। लेकिन जैसे मैंने अभी बतलाया कि अगर किसी को 4 घंटे से ज़्यादा हो गए तो स्टमक वॉश तो आपका बिल्कुल यूज़लेस हो गया मोस्ट ऑफ द ड्रग के लिए। सारी नहीं, सारी कुछ हैं उसमें जो एंटी डिप्रेसेंट्स हैं, जैसे वो तो 12-14 घंटे तक रहती हैं, तो वहाँ तो स्टमक वॉश आपका फीजेबल है। अगर आप कर रहे हैं स्टमक वॉश और आपको पता है कौन सी ड्रग है, तो स्टमक वॉश आप करने में आपको फ़ायदा मिलेगा। लेकिन अगर ऐसी दवाई हैं जो कि एब्जॉर्ब हो चुकी है 4 घंटे के अंदर, तो स्टमक वॉश का तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। फिर आपको जो काम करना होता है वो ये होता है कि जो सिस्टमिक इफ़ेक्ट प्रोड्यूस होने वाले हैं, जो दवा खून के अंदर शामिल हो चुकी है, आपको उसको वहाँ से किसी तरह से एलिमिनेट करना होता है ताकि उसके वो जल्द अज जल्द ब्लड में से निकल जाए। और ब्लड में से निकलने का एक ही तरीका है कि दवा पहले तो लिवर में जाती है, लिवर में जाके डिटॉक्सिफिकेट होती है और वहाँ से, और उसके लेवल जितने ज़्यादा होंगे वो ब्लड में भी रहते हैं। तो दूसरा ये तो किडनी से एक्सक्रीट आउट होती है। तो आपका दूसरा जो टारगेट होता है वो ये होता है कि ये दवा जो ब्लड में है वो किसी तरह से वॉश आउट हो जाए। उसका तरीका ये होता है, आप पेशेंट को डाययूरेटिक देते हैं, फोर्स डायोरेसिस करते हैं, यानी ऐसी दवाएँ देते हैं जो उसको पेशाब लेकर आए, ज़्यादा आए पेशाब तादाद में, ताकि उसका पानी जो आप पिलाते रहें उसे, और यूरिनेशन हो, ज़्यादा यूरिन जब पास होगा तो वो यूरिन के थ्रू किडनी से वॉश आउट होकर दवा बाहर निकल जाएगी। ये एक और तरीका है जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर है कि पेशेंट को स्टमक वॉश के साथ सिस्टमिक जो एब्जॉर्प्शन हो गई है उसे ख़त्म करने के लिए आप उसको फोर्स डायरोसिस करते हैं। कुछ दवाएं इतनी ज़्यादा मुज़िर होती हैं, कुछ पॉइजन्स ऐसे होते हैं जिनके लिए पेशेंट को डायलिसिस पे भी डाला जा सकता है।
उसको डायलिसिस की तरफ ले जाते हैं, और डायलिसिस भी यही करता है कि फौरी तौर पे ब्लड में से जो मुज़िर दवा का लेवल है उसको कम कर देता है, जिससे उसको सिस्टमिक इफ़ेक्ट्स प्रोड्यूस नहीं होते और इस तरह उसकी टॉक्सिसिटी कम हो जाती है। डायलिसिस में भी यही काम को कर रहे हैं और डायलिसिस में भी यही काम कर रहे हैं, क्योंकि आपको स्टमक से वो एब्जॉर्ब हो चुकी है, अब स्टमक वॉश का कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये दो इसके अलावा तरीक़ेकार हैं जिनके ज़रिए दवा को आप बॉडी से एलिमिनेट करते हैं ताकि उसके मुज़िर असरात या टॉक्सिक इफ़ेक्ट्स जो है वो इंसान की ज़िंदगी में मुरतब ना हो सके। नाज़रीन, जैसे आपने देखा हमारा आज का सेगमेंट था ड्रग पॉइजनिंग। यूँ तो ये टॉपिक बहुत वाइड है, इसका अहाता करना बड़ा मुश्किल है एक प्रोग्राम में। हमने आज कोशिश ये की है कि उन दवाइयों के बारे में आपको बताएं जो आम तौर पे घरों में इस्तेमाल होती हैं और हादसाती तौर पे या जानबूझकर बाज़ मरतबा घरों में डिप्रेशन की वजह से, घरेलू झगड़े की वजह से और जानबूझकर लोग ये दवाएं खा लेते हैं, अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने की खातिर बाज़ मरतबा खा लेते हैं गुस्से में। तो ये वो दवाइयाँ हैं जो आम तौर पे घर में मौजूद होती हैं और हादसाती तौर पे अक्सर बच्चे इन दवाओं को इस्तेमाल कर लेते हैं। तो हमारी कोशिश ये थी कि आज आपको इनके बारे में बतलाएं कि अगर खुदा ना करे ऐसा कोई वाक़या आपके घर में हो तो उसकी फ़र्स्ट एड बर वक्त अगर आप कर सकें तो उसमें सिर्फ ये कि पानी पिलाइए, कोशिश कीजिए वॉमिटिंग हो जाए और जल्द अज जल्द ये दवा उसके मैदे से बाहर आ जाए, खारिज हो जाए मैदे से। अगर ये दवा मैदे से जल्द अज जल्द खारिज हो जाएगी तो ये ना जज्ब होगी, ना मुज़िर असरात मुरतब करेगी, क्योंकि पैरासीटामॉल की आधी बोतल एक बच्चे के लिए जो 3 साल या 2 साल का होता है वो मुज़िर हो सकती है। जैसे हमारे एक डॉक्टर ने इब्तिदा में बतलाया कि आयरन सिरप की बोतल पीकर एक बच्चा 12 घंटे में जाँ बहक हो गया। तो सबसे पहला तो ये काम करें कि फ़र्स्ट एड की नौबत ही ना आए, इस तरह की दवाओं को बच्चों की पहुँच से दूर रखें। एक कैबिनेट हो जिसके अंदर ये लॉक्ड हो सारी दवाइयाँ और जब वक्त हो माँ इन दवाइयों को बच्चों को दे, और बड़ों की दवाएं भी दूर रखें, क्योंकि बच्चे अक्सर बड़ों की जो दवाएं पड़ी होती हैं घर के अंदर, जो मेडिसिन पड़ी होती हैं वो इसी तरह होती हैं, बेड साइड पर पड़ी होती हैं। छोटा बच्चा गया उसने खा लिया, कई बार इस तरह कैजुअल्टी में हादसात हुए हैं। जो बच्चों को लेकर आए पता चला उसने जो दवाएँ थी, कोई दिल की दवा, कोई नींद की दवा, इस तरह की दवाएँ उसने खा ली। सिर्फ वजह यही थी कि वो लापरवाही से बेड साइड पे पड़ी हुई थी, टेबल पे पड़ी थी, बच्चों के हाथ लग गई, उसने खा लिया। तो तमाम दवाओं को बच्चों की पहुंच से दूर रखें, किसी कैबिनेट में लॉक्ड रखें और बच्चों को उनके करीब ना जाने दें। और अगर खुदा न करे ऐसा हादसा पेश आ जाए तो फ़र्स्ट एड इब्तदाई लम्हात में फ़ौरी तौर पे करने के बाद उस बच्चे को या उस बड़े को जो ओवरडोज ले चुका हो फ़ौरी तौर पे अस्पताल पहुँचाइए, ताकि वो वक्फ़ा जो इस दवा को स्टमक से खून के अंदर एब्जॉर्ब करके दवा पहुंचाने में दरकार होता है वो कम से कम हो। जितनी आप देर करेंगे उतना ज़्यादा दवा स्टमक से खून में पहुंच जाएगी और जितना खून में वो पहुंचेगी वो अपने मुज़िर असरात मुरतब करेगी, वो जिस्म के कई बॉडी के कई ऑर्गन्स पे इफ़ेक्ट होगा। तो कोशिश ये करनी चाहिए, ये भी एक फ़र्स्ट एड का हिस्सा है कि आप फ़ौरी तौर पर उस शख्स को जो इस हादसे का शिकार हुआ है अस्पताल पहुँचा दें। फ़र्स्ट एड करने का, प्रोग्राम्स करने का हेल्थ टीवी का मकसद ही यही है कि लोगों में इसी तरह के हादसात की फ़र्स्ट एड की अवेयरनेस को उजागर करना है। हम इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर किसी नए मौजू के साथ हाज़िर होंगे। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।